एक रेलवे स्टेशन पर एक गरीब व्यक्ति फूल बेचने का प्रयास कर रहा था। वह छोटे छोटे गुलाब लोगों को पकड़ाता और बदले में जो भी पैसे मिलते चुपचाप रख लेता। लोग समझते थे कि वह भिखारी है जो भीख के बदले फूल दे रहा है। एक दिन एक लंबा बुद्धिमान व्यापारी उस स्टेशन से गुजरा। उसने उस गरीब से कहा, तू भिखारी नहीं, तू व्यापारी है। ये फूल तेरा माल है और लोग तेरे माल की कीमत चुका रहे हैं। फर्क बस तेरी सोच का है। वो शब्द सीधे उस गरीब के दिल में उतर गए। उसने पहली बार खुद को भिखारी नहीं, एक छोटा व्यापारी माना। अगले ही दिन उसने अपने पैसों से और फूल खरीदे और एक टोकरी में अच्छे से सजाकर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी बिक्री बढ़ने लगी और कुछ ही महीनों में वह स्टेशन के पास का सबसे बड़ा फूल विक्रेता बन गया। एक दिन वही व्यापारी दोबारा उस स्टेशन पर आया। गरीब अब अमीर बन चुका था। दोनों एक साथ स्टेशन से बाहर निकले और व्यापार की बातें करते हुए आगे बढ़े। सुबह के 7 बजे थे। दिल्ली के एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर लोग अपनी मंजिल की ओर भागे जा रहे थे। किसी के चेहरे पर जल्दी में घर पहुंचने की चिंता थी तो किसी के मन में किसी अपने से मिलने की खुशी। मगर इन सब के बीच एक कोना ऐसा भी था जहां भीड़ नहीं थी। वहीं बैठा था रघु, एक बेकार, फटे पुराने कपड़े पहने, बिखरे बाल और थके चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी। रघु कभी एक बढ़ई कारपेंटर था। गांव में उसकी अच्छी खासी दुकान थी। मेहनती था, पर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पहले सूखा पड़ा, फिर बीमारी आई। इलाज के लिए जमीन बेचनी पड़ी। जब कुछ नहीं बचा तो वह शहर चला आया। सोचा था काम मिलेगा, जिंदगी पटरी पर लौटेगी, मगर शहर ने उसे अपनाया नहीं। अब रघु का ठिकाना यही रेलवे स्टेशन है। दिन भर यात्रियों की निगाहें उसके फटे झोले से टकरा जाती हैं, पर कोई नहीं रुकता। कभी कभार कोई भला आदमी एक रोटी पकड़ा देता है तो दिन कट जाता है। स्टेशन की भीड़, ट्रेन की आवाजें और अनगिनत कदमों की आहट, यही उसका जीवन बन चुके हैं। रघु की आंखें हर आती जाती ट्रेन को देखती हैं, जैसे हर ट्रेन एक उम्मीद लेकर आती हो। शायद कोई पुराना जानकार मिल जाए, शायद कोई काम दे दे, या शायद कहीं दूर जाने का मौका मिल जाए। लेकिन ट्रेनें आती हैं, जाती हैं, और रघु वहीं का वहीं रह जाता है। एक बार एक बच्चा उसके पास आया, भूखा था। रघु ने अपनी बची खुची बिस्किट की पुड़ियां उसे दे दी। जब बच्चा मुस्कुराया, रघु की आंखों में नमी आ गई। वह बोला, शायद मैं बेकार हूं, पर इंसानियत अभी जिंदा है। रात होते होते स्टेशन थोड़ा शांत हो जाता है। रघु अपना बोरा बिछाकर एक कोने में लेट जाता है। आंखें बंद करता है, पर नींद कहां आती है। यादें, अफसोस और खोए हुए सपनों की आवाजें उसे सोने नहीं देती। उसे कभी कभी लगता है कि अगर उसे दोबारा एक मौका मिले तो वह फिर से जिंदगी को पकड़ लेगा। रघु की कहानी सुनने वाला कोई नहीं है, और शायद याद रखने वाला भी कोई नहीं, पर वो हर दिन जीता है, बिना शिकायत, बिना उम्मीद के, एक अदृश्य युद्ध लड़ता हुआ। उसका नाम किसी अखबार में नहीं छपता, पर वह भी इसी समाज का हिस्सा है। एक ऐसा हिस्सा जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। रेलवे स्टेशन की भीड़ में खोया एक बेकार इंसान जो किसी जमाने में सपने देखा करता था और अब दूसरों के सपनों को जाते हुए देखता है। एक छोटे से गांव में एक दादी रहती थीं। सब उन्हें गौरी दादी कहते थे। दादी की उम्र लगभग 75 साल थी, पर उनका मन बच्चों जैसा चंचल और हृदय फूलों जैसा कोमल था। उनके घर के पीछे एक पुराना बंजर पड़ा हुआ बगीचा था, जहां कभी उनके पति के समय में रंग बिरंगे फूल खिला करते थे, पर अब वहां केवल सूखी जमीन, झाड़ियां और टूटी हुई मेढ़ें बची थीं। एक दिन दादी ने ठान लिया कि वह उस बगीचे को फिर से जिंदा करेंगी। सबने उन्हें समझाया कि अब इस उम्र में इतना काम ठीक नहीं, लेकिन दादी मुस्कुराईं और बोलीं, पेड़ पौधे भी हमारे जैसे होते हैं, उन्हें भी प्यार और धैर्य चाहिए। अगले ही दिन से दादी काम पर लग गईं। पहले उन्होंने झाड़ियां हटाईं, फिर जमीन को खोदा और खाद डाली। गांव के बच्चे उन्हें रोज काम करते देख हैरान होते और धीरे धीरे उनके पास आने लगे। दादी उन्हें पौधों के नाम सिखातीं, बीज बोने का तरीका बतातीं और साथ में मिट्टी में खेलतीं। बच्चों को बहुत मजा आने लगा। धीरे धीरे बगीचे में बदलाव दिखने लगा। पहले तुलसी और गुलाब के पौधे खिले, फिर गेंदा, चंपा, चमेली और सूरजमुखी की कतारें उग आईं। कुछ बच्चों ने अपने घरों से बीज लाकर लगाए
तो किसी ने छोटी छोटी रंग बिरंगी क्यारियां बनाई। बगीचा अब सिर्फ फूलों का नहीं, बच्चों और दादी के रिश्ते का भी केंद्र बन गया था। एक दिन गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य वहां आए और बगीचे को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने दादी की सराहना की और बच्चों को प्रेरणा देने के लिए एक विशेष सभा बुलाई। उस दिन दादी ने सबके सामने एक छोटी सी बात कही, प्यार, धैर्य और मेहनत से हर बंजर जमीन में भी जीवन फूट सकता है, चाहे वह बगीचा हो या किसी बच्चे का मन। बस किसी को शुरुआत करनी होती है। अब वह बगीचा गौरी दादी का बगीचा कहलाता है। वहां रोज बच्चे खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं और पौधों की देखभाल करते हैं। दादी अब भी वहां बैठती हैं, एक कुर्सी पर, हाथ में पानी का मटका और होंठों पर वही पुरानी मुस्कान। इस तरह एक बुजुर्ग और कुछ बच्चों ने मिलकर एक वीरान जगह को फिर से जीने लायक बना दिया और सबको सिखाया कि उम्र चाहे कोई भी हो, अगर मन में इच्छा हो तो कुछ भी बदला जा सकता। एक सुनसान गांव के किनारे स्थित थी एक पुरानी हवेली, छाया हवेली। बरसों से वीरान, टूटी फूटी दीवारें झाड़ झंखाड़ से ढकी हुई, लेकिन फिर भी ऐसा लगता जैसे हवेली अब भी किसी को देख रही हो, जिंदा हो। कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से, अजय, नेहा, विशाल और सिम्मी। चारों ने सुना था कि छाया हवेली में आत्माओं का वास है। स्थानीय लोग बताते थे कि जो भी रात वहां बिताता है वापस नहीं आता। लेकिन दोस्तों ने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा और तय किया कि एक रात वहां रहकर सच्चाई जानेंगे। रात के 9 बजे वे हवेली पहुंचे। साथ में टॉर्च, कैमरा और मोबाइल थे। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे हवेली में कोई अदृश्य शक्ति सांसें ले रही हो। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, एक पुरानी दीवार पर लहू से लिखा दिखा, जो यहां ठहरता है वो फिर कभी लौटता नहीं। सभी को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन वे आगे बढ़े। नेहा ने पहली बार कुछ अजीब महसूस किया। उसे लगा कि कोई उसकी पीठ पर सांस ले रहा है। पीछे पलटी तो कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद विशाल के कैमरे में एक धुंधली सी परछाई कैद हुई, बिना चेहरा, बिना आकार, बस एक काली छाया। धीरे धीरे हवेली का माहौल और डरावना होता गया। सिम्मी अचानक गुम हो गई। उसे ढूंढते हुए बाकी तीनों तहखाने में पहुंचे। वहां दीवारों पर बच्चों की चीखों के निशान और जमीन पर खून के धब्बे थे। तभी एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर अंधेरा छा गया। एक डरावनी आवाज आई, तुम सबने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम मेरी छाया बनोगे। सिम्मी एक कोने में खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं, चेहरा सफेद और मुर्दा। उसने भयानक हंसी में कहा, अब तुम सब मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। नेहा चिल्लाई। अजय दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन हवेली जैसे उन्हें निगलने लगी। विशाल की टॉर्च बुझ गई और फिर सब अंधेरे में खो गए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के बाहर चारों की कार खड़ी थी, लेकिन दोस्त कहीं नहीं थे। पुलिस ने खोजबीन की, लेकिन न कोई सुराग, न कोई निशान। कुछ दिनों बाद हवेली की एक टूटी खिड़की से किसी ने 4 परछाइयां देखीं, जैसे कोई अब भी अंदर टहल रहा हो।